प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ संजीव कुमार झा से। अभी मंजर में फूलों से बहुत छोटे छोटे आकार के दाने जैसे बनने शुरू हुए हैं। तापक्रम के उतार चढ़ाव के कारण छोटे छोटे फलों का गिरना बहुत ही तेजी से बढ़ता है। फल गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे निषेचन में बाधा पड़ना, भ्रूण का नष्ट होना, असंतुलित पोषण, हार्मोन्स का असंतुलन व प्रजातीय भिन्नता आदि के अतिरिक्त कुछ बाह्य कारक जैसे अधिक तापक्रम, कम आर्द्रता तथा तेज हवाएं फल के झड़ने में सहायक पाए गए हैं। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए तेज हवाओं से बचाव के लिए बाग के चारों ओर वायु रोधक वृक्ष के पौधे होने चाहिए। फल बैठने के उपरांत नियमित सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर की जानी चाहिए। सिंचाई करने के बाद उसकी मल्चिंग करें, किसी भी चीज से ढक कर रखें ताकि नमी लंबे समय तक मिले। फलों के अच्छे विकास के लिए जिनके बगान में सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में न मिलाए गए हों, वहाँ जिंक सल्फेट का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव बहुत ही लाभप्रद होगा। बहुत अधिक मात्रा में नुकसान देने लायक अगर गिरते हो तो प्लानोफिक्स नाम की नफ्थलीन एसिटिक एसिड होती है, वह 1 ml मात्रा 4.5 लीटर पानी में, कभी भी इसकी मात्रा इससे अंतर न होनी चाहिए। घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर अगर आपने 2 छिड़काव किया तो ये वृद्धि नियामक आपके फलों को गिरना रोक देगा। आम जे अहाँ के खसे छै और फाटे जे छै ओकर जे छै से उपाय जे छै से कोनो बढ़िया तकनीकी ढंग से होय जे ओकर सुरक्षा हो। यदि हम विभिन्न फलों के फटने की समस्या पर नजर डालें तो नींबू, लीची, अनार में 30 से 40% फल फट जाते हैं, जबकि आम, बेल एवं केला में औसतन 10 से 20% फल फटते हैं। लीची की विभिन्न किस्मों में फल फटने की समस्या 0% से 50% तक देखी गई है। बहुत से फल प्रजातियों में फलों के विकास के समय वातावरण में शुष्कता एवं गर्म तेज हवाओं के चलने से मृदा में उपस्थित नमी जल्दी सूख जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बगीचे की सिंचाई करनी पड़ती है। पूरी तरह से सूखी मिट्टी में पानी देने से फलों में एकाएक पानी का संचरण होता है और उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो फलों के फटने की समस्या को उग्र कर देती है। इसके निराकरण के लिए अधिक गर्मी एवं शुष्क वातावरण की दशा में बाग में पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। हार्मोन्स का असंतुलन। फलों का विकास मुख्यतः ऑक्जिन नामक पादप हार्मोन के कारण होता है, जिसका स्राव बीज में होता है। फल विकास के समय जब इस हार्मोन की मात्रा बीज एवं छिलके में कम तथा गूदे में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तब फल फटने लगते हैं। अतः इसके सही संतुलन के लिए लीची के फलों में प्लानोफिक्स 100 ppm या जिब्रेलिक अम्ल 40 ppm का 15 दिनों के अंतराल पर 4 छिड़काव फल लगने के 15 दिनों बाद करने पर फल फटने की समस्या को रोका जा सकता है। नींबू के फलों पर 10 ppm प्लानोफिक्स या जिब्रेलिक अम्ल का 3 छिड़काव फल लगने के समय, फल लगने के 20 दिन बाद एवं फल पकने के 1 माह पूर्व करने से अच्छा नियंत्रण होता है। तीसरा है पोषक तत्वों का असंतुलन। फलों के विकसित होने में पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। अतः इनकी कमी या असंतुलन से फलों में फटने की समस्या आ जाती है। प्रमुख फलों में पोषक तत्वों की कमी से फल फटने की समस्या का निवारण इस प्रकार है। लीची के वृक्षों पर बोरिक एसिड 0.4%, फलों के बीज सख्त होते समय 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। उसके उपरांत जिंक सल्फेट 0.5%, फलों के रंग बदलने के समय 1 छिड़काव करें। नींबू के फल वृक्षों पर बोरेक्स 0.2%, फल विकास के समय 1 महीने के अंतराल पर 3 पानी छिड़काव करते हैं। अनार फल वृक्षों पर कैल्शियम नाइट्रेट 0.1%, दाने के विकास के समय 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव किया जाता है। तथा आम के वृक्ष पर बोरेक्स 0.4%, फल लगने के 1 माह के बाद 20 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। एक्वेरियम के अंदर रंगीन मछलियों का तैरना घर के परिवेश को सुंदर एवं मनोहारी बना देता है। आज हमारे राज्य के रईस एवं शौकीन लोग एक्वेरियम का उपयोग घरों, उद्योग, कार्यालय में सजावट के रूप में करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की रंगीन मछलियों का पालन किया जाता है, जिसमें है एंजल, मोली, गंधी, बार्ब, टेट्रा, सार्क, गोल्डफिश, अलीगेटर, क्रोकोडाइल इत्यादि हैं। इन सभी मछलियों का बड़े शहरों एवं गांव में विस्तार हो रहा है। आज छोटे छोटे दुकानों से लेकर बड़े दुकान में इसकी बिक्री को देखा जा सकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से इसका बाजार बढ़ा है, उसी प्रकार इसका बीज उत्पादन भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी बढ़ा है। आज प्रदेश के कई बेरोजगार नवयुवक इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। आज कई युवक अपने घर के आसपास अथवा स्वयं के घर में इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसे छोटे छोटे तालाबों में मत्स्य पालन के साथ साथ जाल के अंतर्गत इसका बीज उत्पादन किया जा रहा है। आइए आज एक्वेरियम में पाले जाने वाले नए प्रकार की रंगीन मछलियों से परिचय कराती हूँ तथा किस प्रकार इसका बीज उत्पादन किया जाता है। किसान भाइयों, इस मछली का नाम है अल्बिनो कोरिडोरस। इसकी उत्पत्ति स्थल दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी देश कोलंबिया एवं त्रिनाद इत्यादि देश है। यह मछली मीठे जल की मछली है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और लोगों का मन हर लेती है। विश्व में कुल इसकी 150 प्रजातियां पाई जाती है। इनकी सभी प्रजातियों को आम बोलचाल की भाषा में कैटफिश भी कहते हैं अथवा कोरी केट कहा जाता है। इसमें से अल्बिनो कोरिडोरस प्रजाति हमारे प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है। यह असल में ब्रोंज कोरिडोरस का परिवर्तित रूप है, जो क्षेत्रीय बीज उत्पादकों द्वारा तैयार किया गया है। वर्तमान समय में इस मछली का बीज उत्पादन हमारे राज्य में किया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में गिने चुने लोग अल्बिनो कोरिडोरस का बीज उत्पादन करना प्रारंभ किया है। उन्हीं का अंतर्गत है उत्तर बंगाल के नरेंद्र संतरा, एक ऐसे मत्स्य पालक है जिनके पास वर्तमान में 500 प्रजनक मछलियां हैं। अतः इन मछलियों के प्रजनन संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस कृषक से। मैं लगभग सभी प्रकार के रंग बिरंगी मछलियों का बीज उत्पादन करता हूँ। प्रजनन हेतु मछलियाँ 2 वर्ष पश्चात तैयार होती है। प्रजनन हेतु पानी का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस तापमान पर यह अंडे देती है। प्रजनन के लिए प्रति 15 दिनों पर 500 अंडा देती है। प्रजनन के लिए 500 मछलियों को लेकर एक टैंक में डाल देते हैं, जिसमें 4 प्लास्टिक पॉलीथीन लगा देते हैं। जब मछलियां अंडा देती है तो अंडे तैरकर पॉलीथीन से सट जाती है। उसके बाद प्लास्टिक को पानी से निकालकर एक्वेरियम में डालते हैं। 2 दिन में अंडे से बच्चे निकलते हैं। उसके बाद उसको आहार देना पड़ता है, जिसे इन्फ्यूसेरियम कहा जाता है। इसके बाद बढ़वार की अवस्था में डेफनिया, जिसे हम केचुआ का छोटा रूप कहते हैं, उसे खाने हेतु देते हैं। फिर 21 दिन के बाद केचुआ खाने के लिए दे सकते हैं। 1 महीने के पश्चात इन मछलियों को बेचने पर 1 से पौने 2 रुपए मिल जाता है। नरेन के पास कुल 2 कट्ठा जमीन है। यहीं पर वे रंगीन मछलियों का पालन करते हैं। यहाँ इनके पास कुल 27 टैंक है, जिसका आयतन 10 फुट गुने 4 फुट गुने 2 फुट के हिसाब से है। साथ ही इनके पास कुल 60 एक्वेरियम है। इन सभी का आयतन 48 इंच गुने 18 इंच गुने 18 इंच के हैं। बीज उत्पादन के लिए 500 प्रजनक मछलियों को टैंक में डालता हूँ। प्रत्येक टैंक में 150 मछलियाँ डालता हूँ, जिसमें 100 नर होता है और 50 मादा मछलियाँ होती है। अब इसके बाद इसे प्राप्त आय के बारे में बता रहा हूँ। अभी बाजार में 150 ब्रूडर मछलियों की कीमत 4500 रुपया है।
टैंक निर्माण पर व्यय 50,000 रुपया, कुल खर्च 54,500 रुपया है। ब्रूडर फिश को 5 वर्षों तक ब्रूडिंग हेतु प्रयोग कर सकते हैं। इस हेतु प्रति वर्ष इन्हें 900 रुपया खर्च करना पड़ता है और अगर टैंक 20 वर्ष हेतु वैध है तो वार्षिक खर्च 2,500 रुपया आता है। इस पर मूलधन का वार्षिक हिसावट खर्च 3400 रुपया होगा। आहार एवं दवा हेतु खर्च 2,000 रुपया, श्रमिक खर्च 2,000 रुपया, विद्युत और अन्य खर्च 500 रुपया, अर्थात कुल खर्च 4,500 रुपया। इसके साथ ही अस्थायी मूलधन के घिसावट खर्च को जोड़ दिया जाए तो 7,900 रुपया होता है। अस्थायी मूलधन एवं वार्षिक घिसावट का प्रति वर्ष का बैंक इंटरेस्ट 6,240 रुपया, सभी को जोड़ने के बाद कुल खर्च 14,140 रुपया होता है। 50 मादा से वर्ष में वे प्रत्येक मछली से 500 मछली प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कुल 25,000 नई मछलियां प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रत्येक को 2 रुपए पीस में बेचने पर 50,000 रुपए की आय प्राप्त होगी, जिसमें से लागत मूल्य 14,140 रुपया को घटाने पर कुल शुद्ध लाभ 35,900 रुपया प्राप्त होता है। अतः यदि ये लाभ इन्हें मात्र 50 मछली से प्राप्त करते हैं, इनके पास 500 कुल ब्रूडर मछलियां हैं, जिनसे वे लाखों रुपए प्राप्त करते हैं। शेष जानकारी हेतु देखना ना भूलें हमारा कल का अंश। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम बिशनपुर, जिला दरभंगा के कृषक रामपाल यादव जी ने अपना अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप जर्सी गाय पालना चाहते हैं और इस बारे में आप जर्सी के पहचान और दूध उत्पादन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामपाल यादव जी आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की है प्रस्तुति। जर्सी गाय का जो मुंह का साइज होता है वो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा एक तो छोटा होता है, दूसरे उसका आंखें उभरी हुई होती हैं। इसी तरह इसका थूथन थोड़ा आगे से वो भी फूला हुआ होता है और इसका जो शारीरिक भार है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा कम होता है। और अगर हम देखें इसके दूध में होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा फैट का प्रतिशत जर्सी में कुछ मात्रा में ज्यादा रहता है। पीछे से अगर हम इसका जो अयन है वो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा थोड़ा घुमावदार और ज्यादा विकसित होता है। इसी तरह इसका जो लंबाई है होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा वो भी थोड़ी कम होती है, लेंथ कम होती है। मीन्स पेट का जो साइज है वो भी होल्स्टीन फ्रीजियन गाय की अपेक्षा कम होता है। वो 15 से 20 लीटर होता है और जबकि पीक यील्ड इसका 25 से 30 लीटर तक जा सकता है। इसी तरह इसका जो एक ब्यात काल का दुग्धोत्पादन होगा वो 5 से 6,000 लीटर होगा। किसान भाई जब जर्सी गाय को खरीदने जा रहे हों किसी मेले से, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि विश्वसनीय जगह से, डेयरी फार्म से खरीदें जहां पे उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, अभिलेख मौजूद हो, कितने ब्यात की है, कितना दूध दे रही है, इस तरह की सभी चीजें, उसका जो हिस्ट्री सीट है उसको देख करके वो दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम गंगापुर, जिला समस्तीपुर के कृषक अजय कुमार जी ने अपना अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गेहूं की कटाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अजय जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। करने के लिए कटाई हेतु कुछ आधुनिक कृषि यंत्रों का सहारा लेना आवश्यक है। यदि किसान भाई के पास कम क्षेत्रफल है तो वे तराती या हंसिया से कटाई का कार्य कर लेंगे, परंतु जिन किसान भाइयों का क्षेत्रफल व्यापक है उनके सामने एक तो मजदूरों की समस्या रहती है, साथ ही यदि वे कटाई का कार्य मजदूरों से भी करवाते हैं तो इस कार्य में समय अधिक लगने के साथ साथ लागत बढ़ जाता है। जबकि वे इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए रीपर या रीपर बाइंडर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे एक तो कम मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ उनका अधिक से अधिक समय बच जाएगा
और शीघ्र ही मड़ाई करवा के अपने उत्पाद को सुरक्षित कर लेंगे। किसान भाइयों, आप इन कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी अवश्य लेना चाहेंगे कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं तथा यदि इसका प्रयोग करते हैं तो कितने मजदूरों की बचत होगी और कटाई का लागत खर्च कितना बचेगा। तो सर्वप्रथम आइए बात करते हैं रीपर की। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिससे केवल कटाई करके खेत में गिरा दिया जाता है। इसके उपरांत के सभी कार्य मजदूरों द्वारा करवाने पड़ते हैं। किसान भाइयों, रीपर के दो तरह के मॉडल बाजार में उपलब्ध हैं। एक मानव चालित रीपर तथा दूसरे शक्ति चालित रीपर। शक्ति चालित रीपर लगभग 30 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई करते हैं। रीपर से कटाई करने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। यदि कटाई का यह कार्य मजदूरों से करवाते हैं तो समय अधिक लगने के साथ साथ लागत के रूप में प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का खर्च आता है। दूसरा यंत्र है रीपर बाइंडर। इस यंत्र की विशेषता होती है कि ये कटाई करने के साथ साथ बंडलों की बंधाई भी साथ में करता जाता है और इस यंत्र से कटाई करने में लगभग 1 घंटे समय लगता है और प्रति एकड़ कटाई की लागत लगभग 250 रुपए आती है। जबकि यदि मजदूरों से कटाई एवं बंधाई का कार्य करवाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 1400 से 1500 रुपए का व्यय इसमें भी आता है। किसान भाइयों, अभी आपने इन कृषि यंत्रों की कार्य क्षमता के बारे में जाना। अब आप यह भी जानना अवश्य चाहेंगे कि इन यंत्रों की प्राप्ति कहां से करें और इनकी कीमत कितनी है। तो किसान भाइयों, आप इन यंत्रों को प्राप्त करने एवं इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानने के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। यदि रीपर एवं रीपर बाइंडर की कुल कीमत की बात करें तो रीपर की कुल कीमत 1,25,000 रुपए और रीपर बाइंडर की कीमत लगभग 2,85,000 रुपए होती है। किसान भाइयों, कटाई के बाद आप गहाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के गहाई यंत्रों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब ऐसे भी थ्रेसर आ चुके हैं जो प्रति घंटे 12 से 15 क्विंटल या इससे भी अधिक अनाज निकालते हैं, जो कि 35 से लेकर 65 हार्स पावर वाले ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं और इस प्रकार के थ्रेसर की कीमत 50 से लेकर 80,000 रुपए के बीच में है। अब यदि बात करें थ्रेशर के प्रयोग की तो आप इसका प्रयोग करने से पूर्व इसकी उचित देखरेख अवश्य कर लें, क्योंकि इस यंत्र का प्रयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही होता है। ऐसे में प्रयोग करने के पूर्व ग्रीसिंग, कलपुर्जे की सेटिंग इत्यादि पर अवश्य ध्यान दें, ताकि गहाई के कार्य के समय किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों, गेहूं एवं जौ की गहाई के अन्य यंत्रों की बात करें तो आज के समय में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इस यंत्र के प्रयोग से बहुत कम समय में कटाई और गहाई का कार्य एक साथ हो जाता है। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग बड़े आकार के क्षेत्रफल पर किया जाता है, क्योंकि छोटे खेतों में इस कंबाइन मशीन के द्वारा कटाई करना संभव नहीं होता। अतः इस मशीन का प्रयोग बड़े किसानों के द्वारा ही किया जाता है। किसान भाइयों, जहां तक बात करते हैं इसकी कीमत की, तो कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण अपने प्रदेश में अधिकांश किसान भाई इसका प्रयोग किराए पर लेकर करते हैं, जिसमें कि प्रति एकड़ लगभग 800 से 1,000 रुपए का खर्च आता है। परंतु इसमें कटाई एवं गहाई का कार्य एक साथ हो जाने से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। परंतु किसान भाइयों, इस यंत्र के प्रयोग में एक सबसे बड़ी हानि होती है, वह है कि इस यंत्र का प्रयोग करने से गेहूं का ठूंठ खेतों में ही रह जाता है, अर्थात भूसा प्राप्त नहीं हो पाता। परंतु किसान भाइयों, कंबाइन से कटाई के उपरांत आजकल ऐसे थ्रेशर उपलब्ध हैं जो कि कटाई उपरांत बचे डंठलों से भूसा निकाल लेते हैं। किसान भाइयों, कटाई एवं गहाई के यंत्रों के साथ मुख्य रूप से ट्रैक्टर का उपयोग होता है। किसान भाइयों, गहाई के मुख्य यंत्र थ्रेशर को शक्ति प्रदान करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग बहुतायत से होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप ट्रैक्टर की देखरेख पर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए यंत्रों एवं इनका प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो आपको रबी की मुख्य फसल गेहूं और जौ से मिलने वाला लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव।
अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. सेवा यात्रा के क्रम में सीएम आज पहुंचेंगे गोपालगंज। प्रशासनिक तैयारियां पूरी, मई में 8 जिलों का करेंगे दौरा। लोकायुक्त विधेयक की नियमावली तैयार, कैबिनेट से मिली मंजूरी, 1.5 गुना हुआ होमगार्ड जवानों का भत्ता। चिटफंड और नॉन बैंकिंग कंपनियों के दफ्तरों पर छापा, सुशील मोदी ने की सीबीआई जांच की मांग, मुंगेर में निवेशकों का हंगामा। आज से नए रूप में दिखेगी पटना पुलिस, बदल जाएगा काम करने का तरीका, एक ही थाने में अलग अलग दायित्व। और हर साल होता है मई दिवस पर कार्यक्रम, लेकिन नहीं बदली मजदूरों की किस्मत, सीतामढ़ी के श्रमिक बेहाल। नमस्कार, अपने बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा की। तो सेवा यात्रा के क्रम में आज मुख्यमंत्री गोपालगंज जाएंगे। सीएम की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। जदयू कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश हेलीकॉप्टर से आज 11 बजे सिधवलिया चीनी मिल पहुंचेंगे। यहां भारत शुगर मिल द्वारा बिजली उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कर तकनीक का निरीक्षण करेंगे। करीब 1 घंटा रुकने के बाद सीएम हेलीकॉप्टर से सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही गांव पहुंचेंगे। यहां गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाले करीब 500 करोड़ की लागत से बन रहे महासेतु के निर्माण कार्य का वो जायजा लेंगे और बाद में मुख्यमंत्री विधायक पप्पू पांडे के हथुआ स्थित आवास पर जाएंगे, जहां दोपहर में भोजन का कार्यक्रम है। दोपहर बाद थावे दुर्गा मंदिर में पूजा का भी कार्यक्रम है। जाएंगे वो सिधवलिया जाएंगे शुगर फैक्ट्री, और वहाँ वहीं पर कुछ पावर वगैरह का भी कुछ है, उसका कार्यक्रम है। उसके बाद ये बेतिया जुड़ने वाला जो पुल है, वहाँ से आके वहाँ पर वो उसका निरीक्षण करें। अपने दल के विधायक हैं पप्पू पांडे, उनके यहाँ भोजन पर सारे कार्यकर्ता वहीं आमंत्रित हैं। उसके बाद वो जिले की समीक्षा करें पदाधिकारियों के साथ। वैसे मई महीने में नीतीश सूबे के 8 जिलों का दौरा कर अपनी चुनावी तैयारियों को मुकम्मल करेंगे। हालांकि घोषित तौर पर यही कहा जा रहा है कि सीएम सरकारी दफ्तरों का कामकाज देखने और जनता का दुख दर्द जानने निकले हैं, लेकिन सीएम की इस यात्रा से भाजपा को ही दूर रखा गया है। इधर कोलगेट मामले को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोलगेट मामले में केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले सीबीआई का इसे किसी तीसरी पार्टी को दिखाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बात सामने ऊपर कर आई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में कोई निर्देश दिया है तो फिर बीच में किसी भी तरह से एक एजेंसी और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के जो दस्तावेज है उसको कहीं और दिखाया जाए या कोई और देखे तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है और सचमुच ये परिस्थिति दुखद है और इसमें केंद्र सरकार को पूरी स्थिति को तो वो जो भी करना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तो कहेंगे ही, देश के सामने भी पूरी स्थिति को रखना चाहिए। इधर विधानमंडल से लोकायुक्त बिल के पास होने के 2 साल बाद सरकार ने लोकायुक्त के कामकाज के लिए नियमावली को मंजूरी दी। 2011 में ही नया लोकायुक्त बिल विधानसभा विधान परिषद में पारित हुआ था। 2013 में कैबिनेट ने लोकायुक्त के कामकाज के लिए नियमावली को मंजूरी दी। नई नियमावली में ये तय किया गया है कि लोकायुक्त कैसे काम करेंगे। वैसे नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले भी हुए। सरकार ने होमगार्ड जवानों का दैनिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया है। अब उन्हें 200 रुपए की बजाय 300 रुपए दैनिक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने महिलाओं, वृद्ध, शारीरिक विकलांग और दूसरे कमजोर तबकों के लिए इस साल 2,943 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मंजूरी दी है। वैसे आज से पटना पुलिस नए रूप में दिखेगी। थानों में काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब एक ही थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को अलग अलग दायित्व सौंपे जाएंगे। पुलिसकर्मियों का एक ग्रुप विधि व्यवस्था संभालने का काम करेगा तो दूसरा आपराधिक अनुसंधान का काम। इस बात की जानकारी पटना प्रक्षेत्र के आईजी सुशील मान सिंह खोपड़े ने दी। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था फिलहाल पटना में की गई है, बाद में अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। विधि व्यवस्था का काम के लिए अलग टीम काम करेगी और जो इन्वेस्टिगेशन का कार्य है वो अलग टीम करेगी, ताकि अपने अपने कार्यों में एक्सपर्ट भी हो जाए और फोकस भी कर पाए। तो एक बड़ा इनिशिएटिव डीजी साहब के द्वारा लिया गया है और कल से इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है पटना में, बाकी जिलों में धीरे धीरे होगा। वैसे पटना में लगातार दूसरे दिन नन बैंकिंग और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ छापेमारी हुई। मनेर और शाहपुर में 3 कंपनियों के दफ्तरों में छापेमारी हुई, जहां से कागजात और रुपए बरामद हुए। मसौढ़ी में भी कई कंपनियों के दफ्तरों पर पुलिस ने धावा बोला और छापेमारी के बाद इन दफ्तरों को सील कर दिया गया। यहां ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। उधर मुंगेर में प्रयाग ग्रुप की कंपनी के दफ्तर में लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने 4 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और दफ्तर को सील कर दिया गया। ग्राहक प्रयाग ग्रुप के दफ्तर में अपने पैसे वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसमें आनाकानी करने लगे। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। उधर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नन बैंकिंग कंपनियों की धोखाधड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मोदी ने कहा है कि केंद्र अभी 73 कंपनियों की जांच कर रहा है, लेकिन जो संस्था जांच कर रही है वहां 90% पद रिक्त पड़े हैं। सुशील मोदी के जनता दरबार में सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी समिति की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि 2 मई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक, सेबी, सहकारिता विभाग सहित जांच एजेंसियों में लगे विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। जनता दरबार में आए थे, लोग का ग्राहक का पैसा दिलाने के लिए हम जमालपुर से आए हुए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग पहले भी कंप्लेन किए हुए थे 16 तारीख को। यही सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी सहकारी समिति है, पटना 7।